नमस्कार। भारत के सभी सम्मानीय नागरिकों को जो न्यायालय द्वारा दी जाने वाली जमानत के कानून के बारे में जानना चाहते हैं, सम्मानीय न्यायाधीशगण, सम्मानीय अभिभाषकगण, लॉ के सभी सम्मानीय स्टूडेंट, सिविल जज और एडीपीओ की और एडीजे की सीधी परीक्षा देने वाले हमारे सभी सम्मानीय परीक्षार्थीगण, पैरा लीगल वॉलंटियर्स और लीगल एड या विधिक सेवा से जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानीय अधिकारीगण, मैं आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। मैं प्रदीप कुमार व्यास, मेरे इस लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास के नाम से यूट्यूब चैनल है, उसमें आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, मैंने 41 वर्ष 9 माह तक न्यायपालिका में अपनी सतत सेवाएं दी है और जो कुछ मैंने वहां से सीखा है, मेरा लक्ष्य यह है कि आम भाषा में डे बाय डे के जो करंट इश्यूज है उसके बारे में आम जनता को, हमारे लर्नेड एडवोकेट्स को, लर्नेड जजेस को और हमारे लीगल एड से जुड़े हुए सभी सदस्यों को जानकारी देना है। इसी उद्देश्य से मैंने विगत दिवस बेल नॉट जेल के नाम से एक लीगल सीरीज शुरू की थी, वीडियो सीरीज शुरू की थी, जिसमें मैंने बेल के ये 8 प्रकार बताए थे जो फ्लैश हो रहे हैं आपके सामने स्लाइड में। इन 8 प्रकारों में से पहली बेल अंडर सेक्शन 167(2) CRPC डिफॉल्ट बेल पे मैंने अपने पहले वीडियो में चर्चा की थी। उसके बाद की जो जमानतें हैं, बेल अंडर सेक्शन 436 CRPC, बेल अंडर सेक्शन 436A CRPC, बेल अंडर सेक्शन 437(6) CRPC और बेल अंडर सेक्शन 437A CRPC पर मैंने अपने सेकंड वीडियो में आपके सामने चर्चा की थी। और आज का विषय है बेल अंडर सेक्शन 437 CRPC एंड 439 CRPC। ये दोनों जमानत के बेसिक प्रावधान हैं। जहां 437 CRPC मजिस्ट्रेट साहब के न्यायालय के लिए एक मूलभूत प्रावधान है जमानत का, वहीं 439 CRPC सेशंस कोर्ट के लिए जमानत का एक मूलभूत प्रावधान है। क्रिमिनल साइड में जो भी एडवोकेट प्रैक्टिस करते हैं, इन दोनों प्रावधानों से उनको रोज रूबरू होना पड़ता है। हमारे लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड एडवोकेट्स को भी रोज इन प्रावधानों से रूबरू होना पड़ता है। आम जनता ये जानना चाहती है कि आखिर क्यों किसी आदमी की जमानत हो जाती है और किसी आदमी की जमानत खारिज हो जाती है। वे कौन से सिद्धांत हैं जो ध्यान में रखे जाते हैं। लॉ पेरिटी क्या है, परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन क्या है, मटेरियल चेंज क्या है, सब्सिक्वेंट बेल उसी जज के सामने रखना चाहिए, इसका प्रिंसिपल क्या है, और बेल के आखिर वो कौन से फैक्टर है, कौन से वो सिद्धांत हैं जिनको न्यायालय ध्यान में रखती है और उनके आधार पर या तो जमानत देती है या जमानत खारिज करती है। इन सभी विषयों के बारे में मैं चर्चा लेकर आपके सामने उपस्थित होता हूं। आइए देखिए, बेल अंडर सेक्शन 437 CRPC। 437 CRPC आपके सामने स्लाइड में फ्लैश हो रही है, जिसमें कहा गया है कि यदि किसी व्यक्ति पर अजमानती अपराध का अभियोग है या यह संदेह है कि उसने अजमानती अपराध किया है और वो न्यायालय के सामने उपस्थित होता है या लाया जाता है और पुलिस थाने के भारसाधक अधिकारी द्वारा वारंट के द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष लाया जाता है, तब वह न्यायालय उसको जमानत पर छोड़ सकती है। देखिए, रेड इंक से आपको फ्लैश हो रहा होगा, ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन आप याद करिए, पिछले वीडियो में मैंने 436 पर चर्चा की थी, जो पीछे स्लाइड में फ्लैश हो रहा है। 436 में क्या था? सच पर्सन शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल। देखिए, आप लास्ट जो शब्द है उस पर ध्यान दीजिए। 436 CRPC में कहा गया था कि वह व्यक्ति जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। सच पर्सन शेल बी रिलीज्ड ऑन बेल। लेकिन यहां शब्द क्या काम में लिया है? ही मे बी रिलीज्ड ऑन बेल। ऐसा यदि हम 439 पर विचार करें तो वहां क्या कहा 439 में भी कि ही मे डायरेक्ट टू रिलीज ऑन बेल। देखिए, आपके सामने 439 फ्लैश हो रही है। 439 में भी यही बात कही है कि द सेशन कोर्ट में डायरेक्ट, शेल डायरेक्ट शब्द नहीं है। तो ये प्रावधान है। 437 में यह भी कहा गया है कि वह व्यक्ति जमानत पर नहीं छोड़ा जाएगा यदि उसने ऐसा अपराध किया है जो मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय है, या वो प्रीवियसली कन्विक्ट है, तब उसे ऐसा लाभ नहीं देगी कोर्ट। लेकिन आगे इसमें यह भी प्रावधान है कि कारण लिखते हुए लाभ दिया जा सकता है। वे कौन से कारण होते हैं जिन पर हम आगे चर्चा करेंगे। मैं सभी लर्नेड एडवोकेट्स और लर्नेड मजिस्ट्रेट्स और लर्नेड सेशन जजेस से आग्रह करूंगा कि जब भी जमानत का विषय आए, दंड प्रक्रिया संहिता की पुस्तक का फर्स्ट शेड्यूल जरूर देख लें।
अगर अपराध इंडियन पेनल कोड से दंडनीय है या भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत का अपराध है तो फर्स्ट शेड्यूल के कॉलम नंबर 5 में यह दर्शाया गया है कि कौन से अपराध बेलेबल है और कौन से नॉन बेलेबल है। तो मैं सभी लर्नेड एडवोकेट से भी आग्रह करूंगा कि जब भी बेल का कोई मैटर उनके पास आए, एक बार फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम नंबर 5 जरूर देख लें कि क्या ये बेलेबल केस है या नॉन बेलेबल केस है। अगर बेलेबल है तो 436 सीआरपीसी में चला जाएगा, नॉन बेलेबल है तो 437 सीआरपीसी या 439 सीआरपीसी में जाएगा। इस बात को जरूर ध्यान रखें। यदि वो अपराध किसी स्पेशल एक्ट का है तो क्या होगा? यदि स्पेशल एक्ट का अपराध है तब हमें एक ही बात हमें ध्यान रखना है कि क्या उस एक्ट में बेल के बारे में कोई स्पेशल प्रोविजन है। यदि हां तो वो प्रिवेल करेगा, और यदि नहीं है तो दंड प्रक्रिया संहिता का सेकंड शेड्यूल प्रिवेल करेगा। फॉर एग्जाम्पल, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, जिसको हम आम बोलचाल की भाषा में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट कहते हैं, उसमें उसकी सेक्शन जो है आपके सामने फ्लैश हो रही 32। सेक्शन 32 में यह कहा गया है कि इस अधिनियम के सभी अपराध अजमानती होंगे, अर्थात उस स्पेशल एक्ट में यह व्यवस्था है कि वहाँ उन सब अपराध को नॉन बेलेबल बना दिया गया है, तो वो नॉन बेलेबल होंगे। लेकिन यदि उस एक्ट में कोई व्यवस्था नहीं है बेल के बारे में तब फर्स्ट शेड्यूल लागू होगा। जैसे एनआई एक्ट में बेल का कोई प्रावधान नहीं है, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में, तो वहां सेकंड शेड्यूल लागू होगा। सेकंड शेड्यूल सीआरपीसी का क्या कहता है? 3 वर्ष से कम के सभी अपराध जमानती होंगे और 3 वर्ष से अधिक से दंडनीय सभी अपराध अजमानती होंगे। बस इन सिद्धांतों को आपको ध्यान रखना है। अगर इंडियन पेनल कोड का अपराध है तो फर्स्ट शेड्यूल का कॉलम नंबर 5 देख लीजिए। यदि स्पेशल एक्ट का है और उस एक्ट में कोई प्रावधान है तो वो देखिए, नहीं है तो सेकंड शेड्यूल देखिएगा। ये मेरा आग्रह है। ये 437 सीआरपीसी और 439 सीआरपीसी के पावर कैसे हैं? ये डायरेक्टरी है या मैंडेटरी है? ये प्रश्न हमारे दिमाग में आ सकता है। मेरा आग्रह है कि प्रावधान डायरेक्टरी है, यानी विवेकी शक्तियां हैं। जज या मजिस्ट्रेट को यह विवेकाधिकार है कि वो जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते हैं। क्या ये प्रावधान डिस्क्रिशनरी है? तो इसका तात्पर्य यह है कि वो चाहे जिस मामले में जमानत दे या चाहे जिसमें न दे, ऐसा नहीं है। इसके कुछ सिद्धांत हैं जिनसे उनको गवर्न होना पड़ता है। आइए देखें कैसे यूज करें इस डिस्क्रिशन को, हाउ टू यूज द डिस्क्रिशन। आपके सामने 2 जजमेंट फ्लैश हो रहे हैं, दाताराम सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी और एक पुराना जजमेंट, आज से 43 साल पुराना जजमेंट आपके सामने, स्टेट ऑफ राजस्थान विरुद्ध बालचंद, AIR 1977 सुप्रीम कोर्ट 2447। 1977 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बेल इज रूल और जेल इज एक्सेप्शन। जमानत देना एक कानून है, जेल भेजना एक अपवाद है। 43 साल पहले। और 2018 में दाताराम सिंह में AIR 2018 सुप्रीम कोर्ट 980 में सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा कि बेल इज रूल एंड जेल इज एक्सेप्शन। ये एक नियम है, लेकिन बड़ी तल्ख टिप्पणी की दाताराम सिंह में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कि हम ये देख रहे हैं कि जमानत देना एक कानून है और जेल भेजना एक अपवाद है, लेकिन न्यायालय ऐसा नहीं कर रही है, अधीनस्थ न्यायालय, और इन्होंने इसका उल्टा कर दिया है। तो इसलिए उन्होंने बड़ी तल्ख टिप्पणी की है। लेकिन हमें एक बात और ध्यान रखना पड़ेगा, सोशल सिक्योरिटी भी एक बहुत महत्वपूर्ण है, सामाजिक सुरक्षा भी महत्वपूर्ण है। तो देखिए, मैंने दोनों चीज़ों को स्लाइड पे आपको बताया है कि जेल इज एक्सेप्शन एंड बेल इज रूल, और सोशल सिक्योरिटी, दोनों के बीच में हमको बैलेंस बनाना होगा। और यही बैलेंस एक जज, मजिस्ट्रेट, एडवोकेट और हमारी ये जो पूरी न्यायिक जो है हमारी फैकल्टी है, उनका ये एक ही प्राइम गोल होना चाहिए कि हम समाज की सुरक्षा और किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत अधिकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हैं, उन दोनों के बीच एक बैलेंस बनाएं। आइए देखिए कौन से फैक्टर हैं, आपके सामने स्लाइड पर फ्लैश हो रहे हैं कि वो कौन से सिद्धांत हैं जो जमानत देते समय न्यायालयों को ध्यान में रखना होते हैं। और मैं लर्नेड एडवोकेट से भी आग्रह करूंगा कि वो देखें स्लाइड पर कि इन सिद्धांतों को, उनको अपनी बहस को इन सिद्धांतों पे उनको बताना है कि इन सिद्धांतों के कारण में हमारा केस आता है बेल के लिए। और हमारे जितने लर्नेड परीक्षार्थी इसको सुन रहे हैं, उन सबसे आग्रह करूंगा कि ये प्रश्न बनेगा कि धारा 437 या 439 दप्रसा के तहत जमानत देते समय कौन से सिद्धांत ध्यान में रखे जाना चाहिए। तो ये सारे सिद्धांत आपको लिखना होंगे। पहला सिद्धांत देखिए आपके सामने फ्लैश हो रहा है, नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस, अपराध की प्रकृति और गंभीरता, ये इसका पहला सिद्धांत है जो हमें ध्यान में रखना पड़ता है। दूसरा आपके सामने फ्लैश हो रहा है, अभियुक्त के फरार होने की संभावना।
अपराध को पुनरावृत्ति करने की संभावना, गवाहों को और साक्ष्य को प्रभावित करने की संभावना, उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड, उस एक्यूज की पोजीशन और स्टेटस कैसी है, खासकर विक्टिम और गवाहों के संदर्भ में, एक्यूज का इंसिडेंट के दौरान क्या रोल रहा है, ये महत्वपूर्ण है। पब्लिक का लार्ज इंटरेस्ट जो है वो भी ध्यान रखना पड़ेगा, सोसाइटी का और स्टेट का। अब एक्यूज के अगेंस्ट जो एविडेंस आई उसका कैरेक्टर ऑफ एविडेंस कैसा है, कैसी किस प्रकृति की साक्ष्य आई है, क्या प्राइमा फेसी केस बनता है एक्यूज के खिलाफ या नहीं, ट्रायल कंप्लीट होने में कितना टाइम लगेगा, एक्यूज कितनी अवधि से कस्टडी में है, अगर उसको इन केस कन्विक्शन हुआ तो जो दंड दिया जाने वाला उसकी गंभीरता कितनी है। और एक आखिरी पॉइंट देख लेंगे आप, एनी पिक्यूलर फैक्ट इन पिक्यूलर केस, अर्थात किसी विशेष केस की कोई विशेष परिस्थिति। ये 14 सिद्धांत मैंने आपके सामने रखे हैं जो कोई भी न्यायाधीश महोदय या मजिस्ट्रेट महोदय तब ध्यान में रखते हैं जब वो बेल को स्वीकार करते हैं या खारिज करते हैं। और मैं प्रत्येक एडवोकेट महोदय को से भी आग्रह करूंगा कि इन्हीं सिद्धांतों पर अपनी जो है बहस को आधारित करें। मैं इनमें से एक एक सिद्धांत पर आपके सामने चर्चा करूंगा। एक प्रश्न आपके सामने ये भी आ सकता है कि सिद्धांत कहाँ से आए। देखिए स्लाइड पे आपके सामने न्याय दृष्टांत फ्लैश हो रहे हैं। मैंने 2020 से लेके पुराने जजमेंट जो है तक सारे आपके सामने कवर किए हैं। सबसे पहले आपके सामने 2020 सुप्रीम कोर्ट है, मैकाला धर्मराजन विरुद्ध स्टेट ऑफ तेलंगाना वाला केस आपके सामने आ रहा है। महिपाल विरुद्ध राजेश कुमार वाला केस है आपके सामने। नीरू यादव स्टेट ऑफ उड़ीसा विरुद्ध महिमांद्रा मिश्रा। चमनलाल विरुद्ध स्टेट ऑफ यूपी बहुत पुराना केस। प्रशांत कुमार विरुद्ध आशीष चटर्जी वाला केस है। राम गोविंद वाला मामला है। ये सारे केस आपके सामने स्लाइड पर फ्लैश हो रहे हैं, जिसमें 2020 के लेटेस्ट केस से लेकर पुराने केस तक यही सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ये सिद्धांत मैंने इन सारे न्याय दृष्टांतों से लिए हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले अपराध की गंभीरता। तो सीमा सिंह वाला केस आपके सामने फ्लैश हो रहा है। सीमा सिंह विरुद्ध CBI AIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस ये एकमात्र आधार नहीं हो सकता अपराध जमानत आवेदन खारिज करने का। सुप्रीम कोर्ट के इस न्याय दृष्टांत को हमें इस तरह से समझना होगा कि हर अपराध गंभीर होता है। यदि किसी भारतीय नागरिक को चौराहे पर रोक कर किसी ने 4 थप्पड़ लगा दिए तो उसके लिए तो वो भी गंभीर है। लेकिन विधायिका ने क्या किया है, दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ अपराधों को जमानती बनाया है, कुछ को अजमानती बनाया है, और कुछ में कुछ और राइडर भी लगाए हैं जमानत के लिए। ये इसीलिए लगाए हैं कि अपराध की प्रकृति जो है उसके अनुसार उसमें जमानत दी जाए। तो सीमा सिंह वाला केस है, वो कहता है कि केवल गंभीरता के आधार पर जमानत खारिज मत कीजिए, आप ओवरऑल इफेक्ट देखिए। अर्थात वो 14 सिद्धांत हैं, उन सभी को हमको उनका कम्युलेटिव इफेक्ट या समग्र प्रभाव क्या है ये देखना होगा। ग्रेविटी को कैसे कंसीडर करें साहब, ये प्रश्न भी आ सकता है। जब आपने कह दिया कि सभी अपराध गंभीर होते हैं हर व्यक्ति के लिए, तो इसको कंसिडरेशन का तरीका ये है कि जैसे मारपीट का मामला है, मारपीट के मामले में हम ये देख सकते हैं कि एक्यूज ने कौन सा हथियार काम में लिया, उस हथियार से किस अंग पर प्रहार किया, प्रहारों की संख्या कितनी थी, हथियार की प्रकृति कैसी थी, इन सब चीज़ों पर विचार कर सकते हैं। इनके आधार पर हम मारपीट के मामले में जो है ग्रेविटी देख सकते हैं। चोरी, लूट या डकैती का मामला है तो कितनी मात्रा में संपत्ति लूटी गई या चोरी की गई या डाका डाला गया, एक्यूज से कितनी रिकवरी हुई, एक्यूज का रोल क्या था इंसिडेंट में। फॉर एग्जाम्पल, एक मोटरसाइकिल चुराना भी अपराध हो सकता है और एक ATM को तोड़कर उससे पैसा चुराना भी अपराध हो सकता है, लेकिन दोनों की गंभीरता अलग अलग होती है। इसी प्रकार से एक घर में घुसकर रात्रि के समय सूने घर में चोरी कर जाना एक अपराध, और एक बैंक मैनेजर के कनपटी पे रिवॉल्वर रख के वहाँ से पैसा चुराना, इनकी गंभीरता हमें अलग अलग देखना पड़ेगी कि इसकी गंभीरता कितनी, इसकी उस आधार पर हमें जमानत पर विचार करना पड़ेगा। तो मैं लर्नेड एडवोकेट, लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड जजेस से आग्रह करूंगा कि ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस जब भी देखें तब केवल अपराध गंभीर है या नहीं, उसमें देखें कि रोल क्या है एक्यूज का, उसके प्रहार कितने थे, उसने कितनी चोरी की। एक और उदाहरण समझिए, चीटिंग। आजकल नई नई कंपनियां बनती है, पैसा 3 साल में दुगना कर देंगे, 15% आपको इसका मिलेगा, रिटर्न मिलेगा वगैरह वगैरह करके सारा पैसा ले लेते हैं। 3-4 साल कंपनी चलती है, ताला लगा के सब गायब, सारे उसमें एक्यूज बना दिए जाते हैं सभी लोगों को। अब एक व्यक्ति ऐसा है जो केवल अकाउंटेंट है,
वो केवल पैसा लेके रसीद देने का काम करता है, पैसे को चालान से बैंक में जमा करने का काम करता है। और एक उस कंपनी का डायरेक्टर है जिसको सीधा लाभ पहुंचता है उस पैसे से। एक केवल चपरासी जो झाड़ू निकालना और ताले खोलने का काम करता है। तो इनके रोल अलग अलग है, इनकी भूमिकाएं अलग अलग, इनके लिए अपराध की गंभीरता भी अलग अलग हो जाएगी। तो ऐसे अब ग्रेविटी देखें आप। दहेज प्रताड़ना का मामला है आजकल जो है आम, आप देखेंगे ये आते हैं कि दहेज में 50,000 रुपये मांगे, एक सोने की चेन मांगी, एक मोटरसाइकिल मांगी। ये आपको हर केस में मिलता है। तो इन केसेस में जब आप डील करें तब ये ध्यान रखिए कि किसकी मुख्य भूमिका है। वो 70-80 साल के सास ससुर जो बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, उनका केस देखें, उनकी ग्रेविटी देखें, और पति की खुद की देखें जो 7 फेरे फिरकर उस महिला को अपने साथ इस सुरक्षा के साथ लाता है कि आपकी सुरक्षा की गारंटी मेरी है। तो दोनों के रोल अलग अलग है। इस तरह से मेरा आग्रह है कि जब कभी ग्रेविटी देखें तो इन सारे सिद्धांतों को आप ध्यान रखें। मैं लर्नेड एडवोकेट से भी आग्रह करूँगा कि अपराध की गंभीरता पर, अपने एक्यूज के रोल पर और उसका क्या उसमें भूमिका थी, उस पर गंभीरता को बताने का कष्ट करें। अभियुक्त के फरार होने की संभावना, एक और फैक्टर जो मैंने बताया था, तो वहाँ हमें ध्यान रखना है कि लर्नेड एडवोकेट को जब बहस करें तब ये करना चाहिए कि हमारा अभियुक्त इसी शहर का स्थायी निवासी है, इसी गांव का निवासी है, यहाँ उसकी कृषि भूमि है, कृषक है, वो ये व्यापारी है, उसकी यही दुकान है, सब स्थायी रहने वाला स्थायी मकान है उसका, सरकारी नौकरी यहीं करते हैं, ड्राइवर है, यहीं बसें चलाते हैं, सब कहीं भाग के जाने वाले नहीं है। इनके भागने की या फरार होने की संभावना नहीं है। और लर्नेड जजेस और मजिस्ट्रेट को भी ये देखना चाहिए कि जब एक्यूज इसी तहसील या इसी ज़िले का निवासी है, यहीं कृषि करता है, यहीं व्यापार करता है, यहीं ड्राइवर है, तो उसके फरार होने की संभावना को उस दृष्टि से देखना चाहिए। गवाहों को प्रभावित करने की संभावना और एविडेंस को प्रभावित करने की संभावना, इस बारे में उचित शर्तें लगाई जा सकती है कि गवाहों को प्रभावित नहीं करेंगे, एविडेंस को के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ भी हमें देखना है कि एक्यूज की पोजीशन कैसी है, क्या वो इस स्थिति में है कि गवाहों को प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक हिस्ट्री सीटर है जो आए दिन मर्डर जिसका काम होता है वो उसका रोल, और एक आम नागरिक का रोल, दोनों का अलग अलग होता है। तो यहाँ भी हमें ध्यान रखना है कि हमें ये देखना है कि गवाहों को प्रभावित करने की संभावना उस एक्यूज की कितनी है। अपराध को दोहराने की संभावना, इसमें भी आप देख लीजिए कि क्या ऐसा व्यक्ति है कि जिसको जमानत पर छोड़ा गया तो फिर अपराध को रिपीट कर देगा। इस बारे में भी उचित शर्तें लगाई जा सकती है। फिर एक स्लाइड पे आपके सामने फ्लैश हो रहा है अभियुक्त का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड। जब कभी जमानत पर विचार करें, लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड सेशंस जज और हमारे लर्नेड एडवोकेट जब बहस करें, तब ये देख लीजिए कि उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं है। एक व्यक्ति ऐसा जिसका डायरी में 15 केस का रिकॉर्ड लगा हुआ है, और एक व्यक्ति ऐसा जिसने तत्कालीन आवेश में पहली बार अपराध कर लिया है। तो दोनों के केस जमानत के लिए अलग अलग हो जाएंगे। एक हिस्ट्री सीटर का अलग हो जाएगा, एक सामान्य नागरिक का अलग हो जाएगा। तो यहाँ भी हमें देखना है। फिर उन रिकॉर्ड को एग्जामिन करते समय मैं ये भी आग्रह करूँगा कि ये देख लीजिए कि हम 2020 या 21 में जमानत पर विचार कर रहे हैं और रिकॉर्ड लगे 2010 के, 10 साल पुराना रिकॉर्ड है, 10 साल पुराना कोई अपराध कर दिया, अब तक निपट भी चुका होगा। तो क्या वो रिकॉर्ड ऐसे हैं जो कंटिन्यूअस अभियुक्त का अपराध करना दर्शाते हैं? यदि हाँ, तो वो रिकॉर्ड मटेरियल होंगे। अदरवाइज यदा कदा के कोई अपराध हैं तो उनके आधार पर हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इसका पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड है इसलिए हम जमानत खारिज करते हैं। एक्यूज की पोजीशन और उसका स्टेटस क्या है, खासकर गवाहों के संदर्भ में और विक्टिम के संदर्भ में। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रभावशाली व्यक्ति है, उसने बलात्कार किया है और प्रोसिक्यूट्रिक्स है उसके सामने, तो निश्चित रूप से वो उसको प्रभावित कर सकता है, क्योंकि उसका पोजीशन और स्टेटस ऐसी है कि गवाहों को टेम्पर कर सकता है। यहाँ स्थिति अलग हो जाएगी। एक आम अपराध करने वाला व्यक्ति है, आम नागरिक है, उसकी पोजीशन और स्टेटस अलग अलग है। दोनों फरियादी और एक्यूज के स्टेटस समान है। ये भी हमें फैक्टर जो है बेल के समय ध्यान रखना चाहिए। पब्लिक का इंटरेस्ट देखना पड़ता है, हमको सोसाइटी का इंटरेस्ट भी देखना पड़ता है। तो इस दृष्टि से भी हमें जमानत पर विचार करते समय ध्यान रखना चाहिए। और बहस में भी हमें बताना चाहिए कि एक्यूज को जमानत पर छोड़ने से समाज पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि एक सामान्य नागरिक है, तत्कालीन आवेश में इससे झगड़ा हुआ है। एक्यूज के अगेंस्ट कैसी एविडेंस आई है? कई बार हम देखते हैं कि कुछ व्यक्तियों को सह अभियुक्त के धारा 27 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के मेमोरेंडम के आधार पर एक्यूज बना लिया जाता है। अर्थात एक अभियुक्त गिरफ्तार होता है, वो पुलिस को सूचना देता है कि मैंने और ABC ने मिलकर ये चोरी की थी या ये अपराध किया था। उस आधार पर ABC को भी जोड़ लिया जाता है
उसमें, और एबीसी से कोई रिकवरी नहीं है, उनका कोई रोल नहीं है। तो ये भी देख लें कि एक्यूज के अगेंस्ट जो एविडेंस आई है उसका कैसी है, उसके अगेंस्ट जो एविडेंस आई उसका कैरेक्टर ऑफ एविडेंस कैसा है। सर्कमटेंशियल एविडेंस है तो कितनी प्रबल सर्कमटेंसेस है, कहीं वीक सर्कमटेंसेस तो नहीं है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। ट्रायल में कितना समय लगेगा, इसे भी हमें को विचार में लेना है। हम देखते हैं कि न्यायालयों में प्रकरण अधिक संख्या में लंबित है, बहुत कम ऐसे प्रकरण हैं जिनमें हम शीघ्र विचारण पूरा कर पाते हैं। तो यदि आम व्यक्ति का केस है और अधिक गंभीर नहीं है तो हम लिख सकते हैं कि विचारण में थोड़ा समय लग सकता है, इतने समय तक इसको अभिरक्षा में रखा जाना उचित नहीं है। लेकिन दो केस जो आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, दोनों में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, चंद्रशेखर प्रसाद वाले केस में और दीपक सुभाष चंद्र वाले केस में, कि केवल ट्रायल में ज़्यादा समय लगेगा ये एकमात्र आधार नहीं हो सकता है, क्योंकि गंभीर अपराधों में तो ट्रायल में समय लगता है। तो ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना है। ड्यूरेशन ऑफ कस्टडी, कब से जेल में है मुलजिम। चोरी का मामला 3 महीने से जेल में है, साधारण चोरी का मामला है, लेकिन मर्डर केस है उसमें 6 महीने से जेल में है। तो ये आपके सामने केसेस फ्लैश हो रहे हैं। इनमें आप देखेंगे गोबर भाई वाला केस, सुरेंद्र सिंह वाला केस, विनोद भंडारी जो हमारे डॉक्टर विनोद भंडारी उनका केस, स्टेट ऑफ बिहार विरुद्ध अमित कुमार वाला केस। अमित कुमार वाले केस में एक्यूज से नगद रुपए 10-20 लाख रुपए जब्त हुए थे और उत्तर पुस्तिकाएं जब्त हुई थी जिसमें हेराफेरी के आरोप थे इसके ऊपर। तो कोर्ट ने कहा कि ऐसे उत्तर पुस्तिकाओं में हेराफेरी करने वाले और करोड़ों का गबन करने वाले व्यक्ति को अगर लंबे समय से अभिरक्षा में, तब भी हम जमानत देना उचित नहीं मानते हैं। ऐसे ही डॉक्टर विनोद भंडारी वाले मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की कि गंभीर अपराधों में न्यायालय को ये चिंता नहीं करना चाहिए कि अभियुक्त लंबे समय तक अभिरक्षा में है, लेकिन सामान्य प्रकृति का अपराध है और वो जेल में है तो उसको छोड़ा जा सकता है। अगर उसको कन्विक्शन हुआ तो कितना उसको पनिशमेंट दिया जा सकेगा। देखिए आजकल कुछ अपराध जो अभी 2013 के अमेंडमेंट से जोड़े गए, लैंगिक अपराध जो जोड़े गए, उनमें उन्होंने ये कहा कि अभियुक्त के शेष प्राकृतिक जीवन का कारावास, नेचुरल जो भी उसकी लाइफ बची उसका पूरा दंड दिया जाता है उसको। तो वहाँ हम ये सोच सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति भाग सकता है, क्योंकि अब उसको अगर बुकिंग होगी तो हमेशा उसको जेल में ही रहना है जब तक वो उसका जिंदा है। तो ऐसे मामलों में अधिक कठोर दंड रहता है। तो वहाँ हमें जमानत देते समय ये भी ध्यान रखना है कि क्या ऐसी दंड की कठोरता को देखते हुए भाग तो नहीं जाएगा। इस तरह से इसको विचार करते हैं। एनी पिक्युलर फैक्ट इन पिक्युलर केस, उस पिक्युलर केस की कोई पिक्युलर कंडीशन हो तो वो ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल दहेज प्रताड़ना के मामले, शादी को 5 साल हो गए, 5 साल में कोई दहेज नहीं मांगा और अचानक 6ठे साल से दहेज की मांग शुरू हो गई। वास्तव में वो मांग दहेज की नहीं होती है, बल्कि वो घरेलू झगड़े होते हैं जिसमें कई बार माता पिता से अलग रहने की इच्छा, कई बार कुछ प्रॉपर्टी को लेकर विवाद होते हैं और वहाँ इसको आधार बनाया जाता है। तो हमें एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या ये एक्चुअल डाउरी डिमांड का मामला है या इसके पीछे कोई और कहानी है। तो जैसे जैसे आप जो है केसेस को डील करेंगे आपको आ जाएगा। और मैं लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूँगा कि अपने जो जमानत के समय जब भी क्लाइंट आए उससे पूरी कहानी पूछिए कि आखिर क्या हुआ, अचानक ये मांग क्यों हुई, कोई और कारण तो नहीं है, कोई और प्रेम प्रसंग, कोई और झगड़े, कोई और विवाद तो नहीं है। और उन सारी चीज़ों को अपने उसमें लाना चाहिए डिफेंस में कि साहब वास्तव में दहेज का मामला नहीं है, ये इसकी कहानी है इसलिए। और हमारे लर्नेड जज को भी उस तरह से एग्जामिन करना चाहिए। और जहाँ एक्चुअल डाउरी डेथ का मामला है, एक्चुअल दहेज का मामला है, वहाँ आपको उस तरह से डील करिए। अर्नेश कुमार का केस याद करिए आप, अर्नेश कुमार विरुद्ध स्टेट ऑफ बिहार, ये 498 ए का ही मामला था, सुप्रीम कोर्ट तक ट्रेवल किया मामला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 साल तक के दंडनीय अपराधों में किसी व्यक्ति को तभी गिरफ्तार करना चाहिए जब उसकी गिरफ्तारी अत्यावश्यक हो, और गिरफ्तारी के कारण लिखना चाहिए कि इन कारणों से इसको गिरफ्तार करना जरूरी है, अर्थात इससे कोई रिकवरी होना है, इसने किसी लोक सेवक पर हमला किया है, ये इसके फरार होने की संभावना है, गवाहों को ऐसी चेकलिस्ट दी है सेक्शन 41 सीआरपीसी में, वो चेकलिस्ट लगाना पड़ती है 7 साल तक दंडनीय अपराधों में। तो इनडायरेक्ट रूप से अर्नेश कुमार ने क्या कहा कि 7 साल तक के दंडनीय अपराधों में यदि यह केस बेल लायक हो तो बेल दे देना चाहिए, ये उसका अप्रत्यक्ष प्रभाव निकलता है। ये मैंने आपके सामने 14 सिद्धांतों पर रखा कि इस तरह से हमको इन पर विचार करना चाहिए। देखिए अगली कंडीशन क्या है दोनों बेल की, 437 और 439 की। एक्यूज मस्ट बी इन कस्टडी, चाहे आप 437 सीआरपीसी का आवेदन पर विचार कर रहे हो या 439 के आवेदन पर विचार कर रहे हो, एक्यूज का कस्टडी में होना जरूरी है।
तो आप जब एडवोकेट हैं तो आग्रह कर लें, अपने क्लाइंट से पूछ लें भाई कौन सी जेल में, कब जेल में भेजा गया, कब से बंद है, वो तारीख लिखिए कि अभियुक्त को दिनांक इतने को फला मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश किया गया था, उसको कस्टडी में भेज दिया गया है। और लर्नेड एएसजे भी देख लीजिए, देख लें डायरी से कि उसको कस्टडी में भेज दिया नहीं है। मजिस्ट्रेट साहब को सामने ज़्यादा दिक्कत इसलिए नहीं आती है कि एक्यूज़ उन्हीं के सामने डायरी सहित पेश होता है और वहीं जमानत आवेदन लग जाता है, तो उनको पता लग जाता है कि आज इसको जो है जुडिशियल कस्टडी में भेजा है, इसलिए उनको नॉलेज में रहता है। लेकिन सेशन कोर्ट में ऐसा नहीं होता है। तो सेशन कोर्ट में ये आग्रह करूँगा मैं कि आपको ये ध्यान रखना है कि देख लीजिए कि वो कस्टडी में है या नहीं। दोनों जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, बामन नारायण वाला मामला और स्टेट ऑफ हरियाणा दिनेश वाला मामला, दोनों में ये कहा गया है कि 437 और 439 के लिए कि उसका जेल में होना जरूरी है। एप्लीकेशन पहली है या सब्सिक्वेंट है, आपके सामने स्टेट ऑफ एमपी और आरपी गुप्ता का मामला फ्लैश हो रहा है। आरपी गुप्ता वाले मामले में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा कि जमानत आवेदन में विशिष्टियाँ देना चाहिए कि जमानत आवेदन पहला है या सब्सिक्वेंट है, और वो किसके आधार पर कहा जा रहा है उसका शपथ पत्र भी लगाया जाना चाहिए। तो मैं लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड जजेस से आग्रह करूंगा कि देख लें कि बेल का पहला आवेदन है या पश्चातवर्ती आवेदन है। और मैं लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूंगा कि जो भी क्लाइंट आए उससे पूछें कि इसका पहले बेल का एप्लीकेशन लगाया तो नहीं है, और लगाया हो तो लिखिए कि पहले लगाया था जो खारिज हो चुका है, और किसकी जानकारी के आधार पर बता रहे हैं वो भी लिखिए। अभियुक्त की पत्नी ने बताया ये प्रथम जमानत आवेदन है, पत्नी का शपथ पत्र पेश है। अभियुक्त की माता ने बताया कि प्रथम जमानत आवेदन पत्र है, उसका शपथ पत्र पेश है। और लर्नेड जजेस से भी आग्रह करूंगा कि अपने जमानत आवेदन पत्र में लिखें कि जमानत आवेदन पत्र प्रथम होना बतलाया गया है, समर्थन में इस व्यक्ति का शपथ पत्र पेश किया है। तो ये आप देख लीजिए कि फर्स्ट बेल एप्लीकेशन है या सब्सिक्वेंट है, क्योंकि लॉ क्या है आपके सामने फ्लैश हो रहा है। सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन जितनी भी है वो उसी जज के सामने रखी जाना चाहिए जिसने पहली जमानत आवेदन पत्र सुनकर निराकृत की है। अर्थात रामलाल नामक अभियुक्त का एक जमानत आवेदन पत्र एक्स मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश हुआ, उन्होंने उसको खारिज कर दिया। अब अगर उसका दूसरा आवेदन 7 दिन बाद लगाना है तो उसमें लिखना पड़ेगा कि सेकंड बेल एप्लीकेशन है और वो उन्हीं जज साहब के सामने पेश होगा, उन्हीं मजिस्ट्रेट साहब के सामने पेश होगा। ये इसका लॉ है। आपके सामने दोनों जजमेंट शहजाद हसन वाला और कैप्टन बुद्धा कोटा सुब्बा वाला दोनों जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं। AIR 1987 सुप्रीम कोर्ट और 89 सुप्रीम कोर्ट, दोनों में यही कहा है कि सब्सिक्वेंट बेल एप्लीकेशन शुड बी पुट अप बिफोर सेम जज, उसी एक्यूज़ की। आप एक और इसको समझ लीजिएगा, एक क्राइम में 4 एक्यूज़ है, तो एक एक्यूज़ की जमानत एक्स जज साहब ने सुनी और खारिज की तो अगली उसकी उन्हीं के सामने पेश होगी। लेकिन अगर उसमें एक्यूज़ वाई है, उसकी कहीं भी जा सकती है, जेड की कहीं भी जा सकती है। लेकिन मैं लर्नेड सेशन जजेस से आग्रह करूंगा कि एक क्राइम नंबर की जितनी जमानत है एक ही जज के सामने भेजनी जाना चाहिए, ताकि डायरी को बार बार हर जज को नहीं पढ़ना पड़े। अगर एक जज ने डायरी पढ़ ली है तो उनके सामने पूरा केस स्पष्ट हो जाता है कि ये केस है, तो बाकी एक्यूज़ की भी सुनने में उनको कम समय लगता है और एक ही केस के सभी एक्यूज़ के साथ समानता का व्यवहार आ सकता है उसमें। ऐसा मेरा आग्रह है। अगर प्रीवियस बेल एप्लीकेशन सब हमने विड्रॉ कर ली थी या नॉट प्रेस कर दी थी, हमने वो मेरिट पे डिसाइड नहीं हुई थी साहब, हमने नॉट प्रेस कर ली थी, मैं आग्रह करूंगा कि चाहे आपने नॉट प्रेस कर ली हो या विड्रॉ कर ली हो, आपके सामने मुन्ना सिंह तोमर वाला जजमेंट फ्लैश हो रहा है जिसमें ऑनरेबल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने स्पष्ट कर दिया कि चाहे नॉट प्रेस की हो या आपने विड्रॉ की हो, तब भी सब्सिक्वेंट बेल उसी एक्यूज़ की उन्हीं जज साहब के सामने जाएगी। ये रूल कब तक लागू होता है? टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट। 1987 सुप्रीम कोर्ट कब तक चलेगा? जब तक चार्जशीट पेश नहीं हो जाती है। चार्जशीट पेश हो जाने के बाद वो केस जिस मजिस्ट्रेट साहब के सामने पर चल रहा है, सारे जमानत आवेदन वही सुनेंगे, या जिस सेशन जज या एडिशनल सेशन जज के पास वो मामला कमिट होके आ गया है, फिर बाकी की बेल वही सुनेंगे उसकी। ये इसका लॉ है। टिल फाइलिंग ऑफ चार्जशीट या टिल जो है केस मेडोर होकर अपने पास सेशन कोर्ट में नहीं आ जाए, तब तक के लिए नियम लागू होता है। आइए एक और इसका विषय जो मैंने प्रारंभ में बताया था कि अपन बेल में पेरिटी के बारे में भी विचार करेंगे। पेरिटी का मतलब होता है समानता। यदि एक केस में 2 अभियुक्त हैं और दोनों के केस आइडेंटिकल है, बिल्कुल समान है, और एक को बेल मिल जाती है तो दूसरा ये कहता है कि साहब मुझे लॉ पेरिटी के आधार पर बेल दीजिए, क्यों कि मेरा केस उससे बिल्कुल समान है।
और ये दो केस आपके सामने, बद्री निहाले और मनोहर वाला केस आपके सामने फ्लैश हो रहा है। दोनों में माननीय मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने कहा है कि पेरिटी का जो है लाभ एक्यूज़ को मिलना चाहिए। एक ही केस में यदि दो एक्यूज़ है, दोनों का केस आइडेंटिकल है, तो पेरिटी का लाभ मिलता है इसमें। हालांकि यहाँ कई लर्नेड जजेस और लर्नेड एडवोकेट ये कह सकते हैं, लर्नेड जूरिस्ट ये कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने कई मामलों में कहा है कि बेल में पेरिटी जैसा कोई कानून नहीं होता है। आई एग्री, मैं एग्री करता हूँ इस बात से, लेकिन भारतीय संविधान का आर्टिकल 14 याद करिए आप, क्या कहता है वो। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 कहता है कि कानून की नज़रों में सभी को समान समझा जाएगा, विधि की नज़रों में सभी समान होंगे, अर्थात लॉ सबके साथ समान रूप से ट्रीट करेगा। जब ये कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात है, तो एक ही केस में दो एक्यूज है और दोनों के केस आइडेंटिकल है, तो हम आर्टिकल 14 पे चले जाएं। मान ले सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया, आर्टिकल 14 हम कॉन्स्टिट्यूशन से गवर्न होते हैं, वो ये कहता है कि यदि दो एक्यूज का केस आइडेंटिकल है, एक को बेल मिल गई तो दूसरे को मिलना चाहिए। हाँ, यदि उनके फीचर डिस्टिंग्विश है, जिन पे मैं आगे चर्चा करूंगा, तब हम खारिज कर सकते हैं। लेकिन आइडेंटिकल केस में क्या फीचर डिस्टिंग्विश, देखिए पहला केस नीरू यादव वाला, EIR 2015 सुप्रीम कोर्ट। नीरू यादव वाले मामले में एक्यूज पेरिटी के आधार पर गए कोर्ट के सामने। कोर्ट ने कहा कि भाई आप तो हैबिचुअल ऑफेंडर हो, आप तो हिस्ट्री सीटर हो, और जिस एक्यूज की पहले जमानत हुई उसका तो पहला अपराध था, हम आपको पेरिटी का लाभ नहीं दे सकते। तो अगर आपका बाद वाला एक्यूज ऐसा है जो हिस्ट्री सीटर है, जिसके कई क्रिमिनल केस हैं, तो उसको इसका लाभ पेरिटी का नहीं मिलेगा। एक और आपके सामने सेक्शन 59A MP एक्साइज एक्ट फ्लैश हो रहा है स्लाइड पर। ये क्या कहता है? 59A MP एक्साइज एक्ट एक राइडर लगाता है जमानत पर। वो ये कहता है कि 50 बल्क लीटर से ज़्यादा शराब यदि किसी व्यक्ति से बरामद हुई है या जहरीली शराब का मामला है, तो उसमें जमानत तभी दी जाएगी जब प्रथम दृष्टया यह समाधान हो जाए कि अभियुक्त ने अपराध कारित नहीं किया है या वो जमानत पर रहने के दौरान अपराध नहीं करेगा। इन बातों पर न्यायालय की संतुष्टि हो जाए तो ही उसको बेल का लाभ दिया जाएगा, अदरवाइज नहीं दिया जाएगा। यदि इन राइडर पर विचार किए बिना एक एक्यूज को बेल दे दी गई, तो दूसरा आता पेरिटी के आधार पर तो लाभ नहीं मिलेगा। क्यों कि 59A MP एक्साइज एक्ट के राइडर पर विचार नहीं किया गया था। रूलिंग आपके सामने पुष्पेंद्र यादव की फ्लैश हो रही है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने कहा कि यदि इस 59A के राइडर पर विचार किए बिना यदि बेल दी गई है तो पेरिटी लागू नहीं होगी। NDPS एक्ट का सेक्शन 37 आपके सामने फ्लैश हो रहा है, वो भी ऐसा ही पैरेलल प्रोविजन है। वो क्या कहता है कि कमर्शियल क्वांटिटी में यदि किसी व्यक्ति से मादक पदार्थ बरामद हुआ है तो उसको जमानत पर तभी छोड़ा जाएगा जब न्यायालय को विश्वास हो जाए कि अभियुक्त ने प्रथम दृष्टया अपराध नहीं किया है या वो अपराध नहीं दोहराएगा और प्रोसिक्यूशन को अपोजिशन का अवसर मिल गया हो, तभी उसको बेल दी जाएगी। यदि इन कारकों पर विचार किए बिना एक एक्यूज की बेल हो गई तो दूसरा पेरिटी का लाभ नहीं पा पाएगा। सतपाल सिंह विरुद्ध स्टेट ऑफ पंजाब 2018 सुप्रीम कोर्ट आपके सामने फ्लैश हो रहा है स्लाइड पर, जिसमें कहा गया इस बात को। अमित कुमार वाला मामला जिस पे मैंने अभी चर्चा की थी, अमित कुमार वाले मामले में भी पेरिटी के आधार पर गए थे, तो कह दिया कि नहीं साहब, ये मेन एक्यूज है, इससे भारी मात्रा में राशि बरामद हुई है, इससे भारी मात्रा में कूट रचित उत्तर पुस्तिकाएं बरामद हुई है, पेरिटी का लाभ हम इसको नहीं देंगे। तो संक्षिप्त में मैं कहूँ तो पेरिटी क्या है? यदि एक केस में दो एक्यूज है, दोनों का केस आइडेंटिकल है, एक की जमानत हो जाती तो दूसरा समानता के आधार पर जमानत का लाभ पाने का पात्र होता है। एक और चीज आपके सामने फ्लैश हो रही है, चेंज सर्कमस्टेंसेस, परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन। क्या है परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन? एक एक्यूज की आपने बेल खारिज कर दी, खारिज करने के बाद एक दूसरा एक्यूज था, उसकी जमानत वरिष्ठ न्यायालय ने ले ली, ये चेंज सर्कमस्टेंसेस हो जाएगा। ये दो जजमेंट आपके सामने फ्लैश हो रहे हैं, अखिलेश यादव वाला केस है और हरि सिंह विरुद्ध हरभजन सिंह। इन दोनों मामलों में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि आप किसी व्यक्ति की जमानत एक बार खारिज कर देते हो मेरिट पर, तो जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं होता है तब तक आप यदि उसका सब्सिक्वेंट बेल स्वीकार कर लेते हो तो ये रिव्यू माना जाएगा पिछले आदेश का। और रिव्यू क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में परमिसिबल नहीं है, क्योंकि दंड प्रक्रिया संहिता में पुनरावलोकन या रिव्यू का कोई प्रावधान नहीं है और इसको अगेंस्ट जो है जुडिशियल सिस्टम के माना गया है। तो आप ध्यान रखिएगा, मैं सारे लर्नेड जजेस और लर्नेड मजिस्ट्रेट से आग्रह करूंगा कि यदि एक जमानत आवेदन एक बार
गुणदोष पर खारिज कर दिया, तो दूसरा जमानत आवेदन सभी स्वीकार करें जब परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन हो जाए। क्या परिवर्तन है? क्या चार्जशीट पेश हो जाना परिवर्तन है? देखिए आपके सामने विरूपाक्षा गोड़ा का न्याय दृष्टांत पेश हो रहा। विरूपाक्षा गोड़ा वाले मामले में कहा कि चार्जशीट पेश हो जाना अपराध की गंभीरता को कम नहीं करता, अर्थात इसको परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं माना गया है। क्या कुछ गवाह अभियोजन का समर्थन नहीं कर रहे हैं इसलिए परिस्थितियों में परिवर्तन माना जाएगा? आपके सामने नारायण घोष वाला मामला फ्लैश हो रहा। नहीं, यदि कुछ गवाह हॉस्टाइल हो गए हैं तो ये परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं माना जाएगा। लेकिन एक और स्लाइड देखिए आप, यदि स्टार विटनेस ही हॉस्टाइल हो गया, इसको ऐसे एग्जांपल से समझिए कि 376 का केस है, फरियादी वयस्क है और वो हॉस्टाइल हो जाती है कि सब जो कुछ हुआ मेरी सहमति या मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, या ये मेरे पति के दोस्त हैं, ये मुझे केवल मायके तक छोड़ने गए थे और इसके अलावा कुछ नहीं किया, और वही एकमात्र उसका गवाह है आपके केस का। 307 का केस है, पेट में चूरा घोंपा आहत आता बयान देता है कि हाँ साहब चूरा भी घोंपा था, लगा भी था, लेकिन रात का समय था इसलिए मैं देख नहीं पाया, और अभी तो थोड़े दिन बाद और चलेगी, अब तो मास्क की स्टोरी चलेगी, सब मास्क लगा हुआ था इसलिए मैं पहचान नहीं पाया। तो यदि ऐसा स्टार विटनेस है और वही ध्वस्त हो जाता है, अर्थात जिस पे आपकी इमारत खड़ी है अगर वो बुनियादी ध्वस्त हो गई, तब मैं इसको परिस्थितियों में परिवर्तन मानता हूं। ये मेरा व्यक्तिगत मत है कि जहां स्टार विटनेस हॉस्टाइल हो जाए तो इसको हम परिस्थितियों में परिवर्तन मान सकते हैं। कोई एक्यूज की जमानत वरिष्ठ न्यायालय ने दे दी, इसको परिस्थितियों में परिवर्तन माना गया। फॉर एग्जाम्पल 457 380 के एक मामले में दोनों एक्यूज की बेल आपने खारिज कर दी। एक एक्यूज सेशन कोर्ट गया, सेशन कोर्ट ने उसकी जमानत ले ली, दूसरे ने फिर आपके यहाँ लगाया सेकंड बेल एप्लीकेशन कि साहब कोई की उसकी वरिष्ठ न्यायालय ने जमानत दे दी है, तो ये परिस्थितियों में परिवर्तन माना जाएगा क्योंकि वरिष्ठ न्यायालय ने उसको जमानत का लाभ दे दिया है। सतीश लोधी वाला मामला देखिए, सतीश लोधी वाले मामले में कहा गया कि यदि हाईकोर्ट ने बेल खारिज कर दी तो परिस्थितियों में परिवर्तन के बिना आपको जमानत उसकी स्वीकार नहीं करना चाहिए। ये एक और है। एक चीज़ और आपके सामने फ्लैश हो रही, भारत स्टार सर्विसेज लिमिटेड का AIR 2019 सुप्रीम कोर्ट। ये स्लाइड स्पेशली मैंने इसलिए बनाई है कि आजकल चीटिंग के मामले बहुत हो रहे हैं। नौकरी लगाने के नाम से पैसे ले लेना, पैसे दुगने करने के नाम से आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा, कंपनी खोल के पैसा ले लेते हैं और करोड़ों अरबों रुपया करके कलेक्ट भाग जाते हैं। ऐसे मामले में जब बेल दी जाए तो कुछ नगद धनराशि अंडर प्रोटेस्ट जमा कर लेना चाहिए कि उससे कि आपको जमानत का लाभ दिया जाता है। शर्त ये रहेगी कि आप आपत्ति के अधीन इतना रुपया जमा कराएंगे। ये मेरा मत था 2018 में जब मैं नीमच में सेशन जज था, तो कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर कुछ लोग इसी तरह से आम युवाओं से पैसा ले लेते नौकरी लगाने के नाम। जैसे 17-18 लोगों से उन्होंने पैसे ले लिए। पहला एक्यूज अरेस्ट हो गया, राशि उसमें 15 लाख रुपए ली गई थी सभी से मिलकर। हमने कहा कि आप 5 लाख रुपए जमा कराओ और इत्ते की जमानत पेश करो, आपको छोड़ा जाएगा। मेरे इस मत की पुष्टि बाद में 2019 सुप्रीम कोर्ट में हुई। सुप्रीम कोर्ट ने मैं केस टेबल किया, वहाँ गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट ने 1 करोड़ रुपए जमा कराए हैं, लेकिन गबन की राशि को देखते हुए 75 लाख रुपए और जमा कराए जाए। अर्थात ये मत पुष्ट हुआ कि जो आपके फाइनेंशियल फ्रॉड के केसेस हैं, जिसमें फाइनेंशियल फ्रॉड किया गया है, वहाँ नगद धनराशि जमा कर लेना चाहिए ताकि एक खासकर हमारे कंप्लेनेंट्स के हित भी सुरक्षित हो सके और एक्यूज के भागने की संभावना कम हो जाती है। हालांकि नीचे एक जजमेंट और फ्लैश हो रहा है, फैयद अहमद। इसका हवाला हमारे कई लर्नेड जजेस देते हैं कि फैयद अहमद में कहा गया है कि इस तरह से पैसा जमा कराना इर्रेगुलर, अनजस्ट और इम्प्रॉपर है। लेकिन ये फैयद अहमद में माननीय उच्च न्यायालय ने कौन से में कहा था? PM केयर फंड में जमा करा लिए थे, CM केयर फंड में जमा करा लिए थे पैसे, ये शर्त लगा दी। ये मैं अब PM CM केयर फंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो उन लोगों की बात कर रहा हूँ जो करोड़ों रुपए लोगों को ठग के चले गए और अब पकड़ में आए हैं तो उनसे पैसा भरवा लो। नौकरी के नाम से ठग गए पैसे लाखों रुपए, वो जब आए हैं तो उनसे पैसा भरवाया जाए। ये वो केस है, ये वो केस नहीं है जहाँ हम PM या CM केयर फंड में पैसा भरने की बात कर रहे हैं। ये एक मोतीराम वाला केस आपके सामने नीचे फ्लैश हो रहा है, AR 1978 सुप्रीम कोर्ट। इसका भी हवाला हमारे विद्वान देते हैं कि 78 सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि ऐसा पैसा नहीं जमा करना चाहिए। 78 सुप्रीम कोर्ट, मोतीराम वाला केस चोरी का मामला था। चोरी के मामले में एक्यूज जमानत दे नहीं पा रहा था बहुत दिन से, तो वहाँ कहा कि नगद जमानत की मांग नहीं करना चाहिए। तो ये मोतीराम वाला केस भी अलग है, फैयद अहमद भी अलग है और भारत स्टार अलग है।
भारत स्टार वाला सुप्रीम कोर्ट वो फाइनेंशियल फ्रॉड का मैटर था। अतः मैं सारे लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड जजेस से आग्रह करूंगा कि जब कभी चीटिंग और फ्रॉड के मामले इस तरह से आएँ तो उसमें कुछ नगद धनराशि, उस मामले में कितनी संपत्ति लिप्त है और कितने एक्यूज़ हैं और कितनी उससे रिकवरी है, उसके अनुपात में जमा करवा लेना चाहिए, ताकि फरियादी के हित भी सुरक्षित हो सके। कई बार ये आता है साहब अब तो प्रोसिक्यूशन एविडेंस पूरी हो गई, अब तो छोड़ दो हमको जमानत पर, अब हम किसको प्रभावित करेंगे, अब जब गवाही सब हो गए तो अब हम किसको प्रभावित कर लेंगे बाहर रह के। संत आशाराम वाले मामले में या 2007 सुप्रीम कोर्ट में मैटर सुप्रीम कोर्ट तक गया, उन्होंने कहा कि नहीं, प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज हो गई है, इसके आधार पर हम जमानत नहीं दे सकते। सेक्सुअल असाल्ट के मामले, इनमें जमानत देते समय कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं। कई बार सेक्सुअल असाल्ट के ऐसे मामले आते हैं बाउंड्री वाले, जिसमें लगता है कि जमानत दी भी जा सकती है और नहीं भी दी जा सकती है। बहुत से केस तो क्लियर होते हैं, 12 साल 13 साल की छोटी बच्चों के साथ जो घटनाएं होती है बिल्कुल क्लियर केस हैं। लेकिन कई बाउंड्री वाले केस 16, 17, 18 ये जो कुछ उम्र के जो दरमियान जो केस होते हैं, वहाँ हमको लगता है कि केस जमानत देने लायक भी है और नहीं देने लायक, क्या किया जाए इसमें। तो वहाँ मेरा मानना है कि ऐसे जब केस आए तब हमें कुछ कठोर शर्तें लगा देना चाहिए। क्या कठोर शर्तें हो सकती है? एज ए स्पेशल जज उज्जैन एक केस था 354 और पॉक्सो का, बेल आई मेरे सामने, आमने सामने रहते थे, कुछ लेटर वगैरह भी पेश किए गए, लड़की के भी लड़के के भी फ़ोटो वगैरह पेश किए गए, लगा बेल देना है नहीं देना है, मतलब बैलेंस बन रहा था। तो वहाँ हमने शर्त लगाई कि उसी मोहल्ले के 10 जमानतदार पेश करिए। क्यों? ताकि 10 लोगों का प्रेशर उस एक्यूज़ पर रहेगा कि भाई ठीक से रहना, लड़की के साथ गड़बड़ मत करना, गवाहों को डराना धमकाना मत। तो ऐसी आप कंडीशन विचार कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर मामला जो 50-50 वाला दिख रहा है, लेकिन बेल नॉट जेल, उस रूल पे हम चलें। दाताराम सिंह वाले केस में और बालचंद वाले केस में जो कहा है कि बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, तो वहाँ हम ऐसी कठिन शर्तें भी लगा सकते हैं। एक शर्त ये भी लगा सकते हैं कि हर माह थाने पर जाकर ये लिखित जानकारी देगा कि मैं कोई अपराध नहीं कर रहा हूँ, सादा जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, गवाहों को प्रभावित नहीं कर रहा हूँ। केस के निपटारे तक ये शर्त भी हम लगा सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। केस डायरी में हम क्या देखें? केस डायरी आती है, इतना बड़ा पोथा ला के आपके सामने रख देते हैं, केस डायरी में क्या देखें? अच्छा, लर्नेड एडवोकेट के लिए तो ये भी दिक्कत है, वो तो केस डायरी भी नहीं देख सकते हैं क्योंकि वो प्रिविलेज डॉक्यूमेंट है। तो क्या करें? मैं सारे लर्नेड एडवोकेट से आग्रह करूँगा कि जैसे ही बहस के लिए जाएँ कि सर मैं पुलिस रिपोर्ट देखना चाहता हूँ, हर डायरी के ऊपर एक पुलिस प्रतिवेदन लगा रहता है, वो देखने का आपको राइट है, उसको पढ़िए आप। उसको पढ़ने से पूरा केस आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि ये क्या केस है। उसको पढ़ के आपको पता लग जाएगा कि मेरे एक्यूज़ के केस में जो मैं बहस करूंगा इसमें कौन कौन सी चीज़ें मैं हाईलाइट करूं जिससे मुझे बेल मिल सकती है। और लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड जजेस को भी उसको पढ़ने से पता लग जाएगा कि ये पहला एप्लीकेशन है, सेकंड एप्लीकेशन है, कहीं ऐसा तो नहीं कोई और बेल एप्लीकेशन पहले इसकी डिसाइड हो गई हो, वो भी पता लग जाएगा। डायरी के पन्ने पलटेंगे, उससे मालूम पड़ जाएगा। ये इसका क्रिमिनल रिकॉर्ड तो नहीं, ये पता लग जाएगा। इसका रोल क्या है, प्रोसिक्यूशन क्यों अपोज कर रहा है बेल, तो प्रतिवेदन पढ़ें, फिर एफआईआर को पढ़िए और फिर इस एक्यूज से क्या क्या रिकवरी हुई है उन चीज़ों को ध्यान में दीजिए। इस तरह से केस डायरी का हमको अध्ययन करना चाहिए, ये चीज़ें हमको उसमें देखना चाहिए। एक और आपके सामने फ्लैश हो रहा, विदाउट कमेंटिंग ऑन मेरिट। जब भी आप जमानत आदेश विचार पर लिखें तब उसमें यह जरूर लिख दें कि गुणदोष पर मत प्रकट किए बिना। ये लिखना पर्याप्त है कि यह जमानत देने का उचित मामला है या जमानत देने का उचित मामला नहीं है। फॉर एग्जांपल 306 का केस, आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण, आपके सामने तर्क किए गए हैं कि साहब आत्महत्या का दुष्प्रेरण का चार्ज बनता ही नहीं है क्योंकि हमने कोई अबेटमेंट किया ही नहीं है, हम पैसे मांगने गए थे उधारी के, इसने आत्महत्या कर ली, तो ये इस कारण हमारे ऊपर केस नहीं बन सकता। ये उनके तर्क लिख दीजिए, ये तर्क किए गए हैं। गुणदोष पर मत प्रकट किए बिना इतना लिखना पर्याप्त है कि अभी बेल का फिट केस है या फिट केस नहीं है। ये भी हमारी लैंग्वेज हो सकती है आदेश में। इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर हो तो कोर्ट की क्या ड्यूटी है, ये भी ध्यान रखें। मजिस्ट्रेट की क्या ड्यूटी है। कभी कभी ये रहता है कि जमानत आवेदन आ गया लेकिन आहत अस्पताल में भर्ती है, अब वो आपत्ति करते हैं कि साहब अभी तो जिसको छुरा मारा हो तो उसका इलाज चल रहा था, हो सकता है कल से क्या परिस्थिति बने पता नहीं हमको, अभी उसकी चोटों की प्रकृति की रिपोर्ट नहीं आई है सर। तो जब ऐसा इनिशियल स्टेज पर इन्वेस्टिगेशन हो तब मैं लर्नेड मजिस्ट्रेट और लर्नेड जजेस से आग्रह करूंगा कि अपने आदेश में लिखें अभी आहत का इलाज चल रहा है,
चोटों की प्रकृति के बारे में डॉक्टर का अभिमत नहीं आया है, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार नहीं हुआ है, अतः इस स्टेज पर जमानत दिया जाना उचित नहीं मानता। ऐसा करके यदि आप बेल खारिज करेंगे तो बाद में जब आहत रिहा हो जाएगा तब आप बेल ले सकेंगे। क्यों? लॉ क्या है, जब तक परिस्थितियों में परिवर्तन नहीं हो आप नहीं ले सकोगे। तो इसलिए हमें इस तरह से भी ध्यान रखना चाहिए। इफेक्ट ऑफ कोविड-19, बेल पे कोविड-19 का क्या इफेक्ट है साहब? तो मेरा आग्रह है कि कोविड-19 चल रहा है, ये बेल का एक बहुत अच्छा ग्राउंड हो सकता है। क्यों हो सकता है? कि कोविड-19 चलने के कारण अभी रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस नहीं हो रही है। तहसीलों में तो हमारे सुविधाएं इतनी ज़्यादा अभी अच्छी नहीं है कि हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से एविडेंस रिकॉर्ड कर सकें। डॉक्टर आईओ का अपवाद छोड़ दीजिए, बाकी हम एविडेंस रिकॉर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो रही है तो मैं आग्रह करूंगा लर्नेड एडवोकेट से बताएं कि चूंकि 25 अप्रैल 2020 से कोविड-19 चल रहा है, अभी ट्रायल पूरा नहीं हो सकता साहब, एविडेंस रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, इसलिए हमारे एक्यूज को वहाँ नहीं रखा जाए। इसके अतिरिक्त वहाँ अन्य ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जिनको कोविड हो, तो हमारे अभियुक्त का प्रभावित होने की संभावना है। तो कोविड-19 को लर्नेड मजिस्ट्रेट और जजेस को भी ध्यान रखना चाहिए कि ऐसे महामारी के समय एक्यूज को जेल भेजा जाना उचित होगा या नहीं, इस पर विचार करें। फॉर्मेट ऑफ बेल ऑर्डर, ये आपके सामने रूलिंग फ्लैश हो रही है। इनमें देखिए, इनमें सब में बताया गया कि मेरिट पे जो मत प्रकट नहीं करना चाहिए, एविडेंस की विस्तृत छानबीन जरूरी नहीं है, हमको अब स्पष्ट अभिमत देना जरूरी नहीं है, ये सारे जजमेंट्स में कहा गया है। मैं कई बेल ऑर्डर देखता हूँ 10 पत्ते, 15, 20 पत्ते, 25 पत्ते तक बेल ऑर्डर लिखा जा रहा है। बिल्कुल मैं आग्रह करूँगा कि बेल का आदेश जितना ज़्यादा कंसाइज हो सके करना चाहिए और जितना ज़्यादा ल्यूसिड या सार रूप से लिख सको उतना लिखना चाहिए। एक्यूज की ओर से कौन उपस्थित है, प्रोसिक्यूशन की ओर से कौन उपस्थित है, फर्स्ट बेल है या सेकंड बेल है वो लिख दीजिए, दोनों के संक्षिप्त में तर्क लिख दीजिए, आपत्ति है तो आपत्ति के संक्षिप्त में लिख दीजिए, और फिर क्या मामला है संक्षिप्त में लिख के अपने ग्राउंड पे आप बल दीजिए कि मैं किन ग्राउंड पे बेल दे रहा हूँ, किन पे खारिज कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल मजिस्ट्रेट लिख सकते हैं कि मामला न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा विचारणीय है, मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है, विचारणा में समय लगेगा क्योंकि कोविड-19 चल रहा है, अभियुक्त का कोई प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, साधारण मारपीट का या साधारण चोरी का मामला है, गुण दोष पर मृत प्रकट किए बिना इतना लिखना पर्याप्त है कि जमानत का उचित मामला है। ये मजिस्ट्रेट का फॉर्मेट होता है। सेशन जज भी लिख सकते हैं इसमें, अपना विचारण में समय लग सकता है, प्रीवियस रिकॉर्ड नहीं है, ये इससे रिकवरी हुई है, ये परिस्थितियां हैं, ये तर्क किए गए, इनके प्रकाश में जमानत देने का उचित मामला नहीं पाया जाता है या पाया जाता है। अपने जो ग्राउंड आप दे रहे हैं उनको जो है ज़्यादा आपको हाईलाइट करना है। हाउ टू आर्ग्यू बिफोर मजिस्ट्रेट और सेशन जज, एक प्रश्न ये भी हो सकता है हम आर्ग्यूमेंट कैसे करें सर, हम कितना भी आर्गूमेंट करते हैं हमारी बेल खारिज हो जाती है। मेरा कहना है कि आर्गूमेंट में आप ये बात ध्यान रखिए कि जो सिद्धांत मैंने बताए कि ये 15-20 सिद्धांत हैं, उन पे अपने आर्गूमेंट को बेस करिए। कई बार देखा जाता है कि अपनी बेल एक खारिज कर दी जज साहब ने, तो सेकंड में हम जब जाते हैं तब हम पहले से मानस लेके जाते हैं कि चूँकि एक खारिज कर चुके हैं तो अब तो खारिज होना है। इसकी बजाय मैं कहता हूँ अपने को रिवर्स टेम्परामेंट से जाना चाहिए, ये बताना चाहिए कि साहब आपने प्रीवियस एक्यूज की खारिज की थी, उससे ये मामला इसलिए बेल में आता है कि इसमें ये भिन्न है, ये भिन्न है, ये भिन्न है। इस तरह से अपने केस को बेल पे लाना चाहिए कि ये इसलिए बेल का केस बनता है। बहुत सी बार ये देखा जाता है कि कहते हैं साहब पहला खारिज हो गया है, अब खारिज तो होना ही है। वैसे आर्ग्यू शुरू मत करिए, बल्कि ये बताइए कि फर्स्ट खारिज होने से ये परिस्थितियाँ भिन्न है इसलिए उसको बेल दी जाए। इस तरह से हमारा आर्ग्यूमेंट होना चाहिए। किस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे परीक्षा में, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि परीक्षार्थीगण के लिए भी उपयोगी है। लॉ ऑफ पैरिटी क्या है, या समानता का सिद्धांत क्या है, यह कब लागू होता है, कब लागू नहीं होता है। परिस्थितियों में सारवान परिवर्तन क्या है समझाइए। धारा 437 और 439 की जमानत देते समय कौन से सिद्धांत ध्यान में रखे जाना होते हैं बतलाइए। पश्चातवर्ती जमानत आवेदन उसी जज के सामने रखा जाता है, ये सिद्धांत कहाँ से, किस न्याय दृष्टांत से हुआ उसका विस्तार से समझाइए, वगैरह वगैरह। इस तरह के प्रश्न बनते हैं। हमें केवल बेरक तो पढ़ना ही है, बेरक को पे तो अपनी कमांड होना ही चाहिए, लेकिन अब जो प्रश्न आ रहे हैं वो प्रायोगिक प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर एडीजे की परीक्षा में भी और सिविल जज की परीक्षा में भी। तो हमें ध्यान रखना है कि इस तरह से बेल पे जो कुछ मैंने बताया इनको अपनी भाषा में आंसर तैयार करके वैसा हमको आंसर बनाना चाहिए। पैरा लीगल वॉलंटियर्स की क्या ड्यूटी है सब? पैरा लीगल वॉलंटियर्स हर जिले में लीगल एड या विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, तहसीलों में भी विधिक सेवा प्राधिकरण होता है। उसमें लीगल एड ऑफिसर रहते हैं, डीएलओ रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट लीगल एड ऑफिसर, लीगल एड के सेक्रेटरी रहते हैं,
हमारे जिला एवं सत्र न्यायाधीश महोदय उसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। तो ये सब जो है इनमें जो पैरालीगल वॉलंटियर्स इनके अधीन काम करते हैं वो गांव-गांव जाते हैं, उनकी पब्लिक में पहुंच रहती है। तो जब कभी जेल विजिट करें तब देखिए कि कौन से केस ऐसे हैं जिसमें जो बेल के लायक है, अपने जो लीगल एड के एडवोकेट्स के माध्यम से उसमें परस्यू करवाइए, ये आपकी ड्यूटी है। उनको जमानत के अधिकार के बारे में जानकारी दीजिए। मुझे आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि जमानत के बारे में धारा 437 और 439 के बारे में जो कुछ मैंने बताया, इससे निश्चित रूप से आप लाभान्वित हुए होंगे। जब कभी हमारे लर्नेड एडवोकेट 437 सीआरपीसी या 439 सीआरपीसी के आवेदन पर बहस करें, तब इन सिद्धांतों पर अपनी बहस को केंद्रित करिए, इन न्याय दृष्टांतों के साथ करिए। हमारे लर्नेड मजिस्ट्रेट और जज जब भी जमानत आवेदन पर विचार करें, दाताराम सिंह और बालचंद वाला केस, बेल नॉट जेल, बेल इज़ रूल एंड जेल इज़ एक्सेप्शन, इस भावना से सबसे पहले शुरू करें कि केसेस में बेल देने लायक केस है, यहाँ से आप उसको शुरू करें। और इन कारकों पर विचार करते हुए देखिए कि इन 14-15 कारकों का कम्युलेटिव इफेक्ट क्या ये है कि बेल दी जाए या ये है कि बेल न दी जाए। इस वीडियो का उद्देश्य न तो ये कहना कि बेल दें या बेल न दें, मेरा काम है केवल आपको लीगल पोजीशन कि ये सिद्धांत हैं, इन सिद्धांतों पे उस केस को डिसाइड करना है, ये आप सबको बताना था, ये मेरा आग्रह है। सारे हमारे जो लर्नेड परीक्षार्थी सुन रहे हैं वो भी इसको इसी तरह से जब आगे जाके प्रैक्टिस करें तब इन चीज़ों को ध्यान रखें। मैंने इसके पहले क्लेम पर 6 वीडियो बनाए हैं। मोटर एक्सीडेंट क्लेम केस के मेरे 6 वीडियो आपको लीगल एजुकेशन बाय प्रदीप कुमार व्यास यूट्यूब पे साइट पे आप जाएंगे तो 6 वीडियो मिल जाएंगे। क्लेम केस का पूरा लॉ आप उससे समझ सकते हैं। और बेल नॉट जेल पर ये मेरा तीसरा वीडियो है। अगला वीडियो में एंटीसिपेटरी बेल और बेल कैंसिलेशन, स्पेशल एक्ट में बेल, इन सब के जो है वीडियो लेकर आपके सामने शीघ्र उपस्थित होऊंगा। आपने धैर्यपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लें, ताकि आपको नए वीडियो मेरे जब भी आए उनका नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं हमारे सभी युवा अभिभाषकगण और हमारे युवा परीक्षार्थीगण को एक शेर सोनू शर्मा जी का उससे अपनी बात समाप्त करता हूँ कि अपने को किस तरह का एटीट्यूड रखना चाहिए। सोनू शर्मा जी ने कहा है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है। अर्ज किया है कि हर पतंग को एक दिन कचरे के डिब्बे में जाना होता है, लेकिन उसके पहले उसे आसमान छू के दिखाना होता है, उसके पहले उसे आसमान छू के दिखाना होता है। आसमान छूना है तो हमारे लर्नेड जितने भी जो है विद्यार्थी आ रहे हैं वो अभी से अच्छी तैयारी करें, अच्छा पढ़ें, चाहे वो सिविल जज के रूप में भाग ले रहे हो, एडीपीओ के रूप में या प्रैक्टिसिंग लॉयर हो। सबके लिए ध्यान रखना है कि हमें एक दिन वो आकाश छूना है और उसको छूने के लिए हमको अभी से तैयारी करना है। थैंक यू वेरी मच।